दोस्तों नमस्कार। यह है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों ये एनसीईआरटी श्रृंखला के अंतर्गत आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे 7वीं कक्षा के नागरिक शास्त्र सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 2 का अध्याय 4 लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। दोस्तों हमारे समाज में लड़के या लड़कियों के जो पालन पोषण या उनके बड़े होने के क्रम में कुछ विविधताएं और असमानताएं पाई जाती हैं और ये लड़के और लड़कियों के बीच जो भेदभाव होता है ये परिवार से ही और माता पिता से ही प्रारंभ हो जाता है। तो आज के अध्याय में हम देखेंगे कि लड़के और लड़कियों के रूप में बड़े होने में क्या समस्याएं और क्या सुविधाएं प्राप्त होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का अध्याय 4 लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। दोस्तों लड़का या लड़की होना किसी की भी एक महत्वपूर्ण पहचान है, उसकी अस्मिता है और जिस समाज के बीच हम बड़े होते हैं वो हमें ये सिखाता है कि लड़के और लड़कियों का कैसा व्यवहार स्वीकार करने योग्य है। और एक और बात कि ये हमारा समाज निश्चित करता है कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। हम प्रायः यही सोचते हुए बड़े होते हैं कि ये बातें जब हर जगह बिल्कुल एक सी हैं, लेकिन सभी समाजों में लड़के और लड़कियों के प्रति एक जैसा ही नज़रिया नहीं है। और इस अध्याय में हम इस प्रश्न का उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे कि क्या सभी समाजों में लड़के और लड़कियों के बीच समानता पाई जाती है। दोस्तों लड़के और लड़कियों को दी जाने वाली भूमिकाएं भी अलग अलग होती हैं और उन्हें भविष्य में स्त्री और पुरुष की भूमिका के लिए भी ये भूमिकाएं तैयार करती हैं। और अधिकांश समाज पुरुष और स्त्रियों को अलग अलग प्रकार से महत्व देती हैं। स्त्रियां जिन भूमिकाओं का निर्वहन करती हैं उन्हें पुरुषों द्वारा निर्वाह की जाने वाली भूमिकाओं और कार्य से कम महत्व दिया जाता है। इस अध्याय के अंतर्गत हम ये भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक केस स्टडी है 1920 के दशक में सामोआ द्वीप में बच्चों का बड़ा होना। दोस्तों सामोआ द्वीप प्रशांत महासागर के दक्षिण स्थित छोटे छोटे द्वीपों के समूह का एक भाग है। समोअन समाज पर किए गए अनुसंधान की रिपोर्ट के अनुसार 1920 के दशक में बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। वे बड़े बच्चों और वयस्कों से बहुत सी बातें सीखते थे, जैसे छोटे बच्चों की देखभाल या घर का काम कैसे करना इत्यादि। द्वीप पर मछली पकड़ना बहुत महत्वपूर्ण कार्य था, इसलिए किशोर बच्चे मछली पकड़ने के लिए सुदूर यात्राओं पर जाना सीखते थे, लेकिन ये बातें अपने बचपन के अलग अलग समय पर सीखते थे। यहाँ पर देखिए कक्षा 7 का एक सामोआ छात्र अपने विद्यालय के ड्रेस में खड़ा है। दोस्तों छोटे बच्चे जैसे ही चलना शुरू करते थे उनकी माता या बड़े लोग उनकी देखभाल करना बंद कर देते थे। सामोआ द्वीप का जो अध्ययन किया गया उसमें ये था कि जैसे ही छोटा बालक जैसे ही चलना शुरू करता था उनकी माता या बड़े लोग देखभाल करना बंद कर देते थे और यह जिम्मेदारी बड़े बच्चों पर आ जाती थी जो लगभग 5 वर्ष या आसपास की उम्र के होते थे। लड़के और लड़कियों दोनों अपने भाई बहनों की देखभाल करते थे, लेकिन जब कोई लड़का लगभग 9 वर्ष का हो जाता था तो वह बड़े लड़कों के समूह में शामिल हो जाता था और बाहर के काम सीखता था। इन कामों में मुख्य रूप से मछली पकड़ना और नारियल के पेड़ लगाना होता था। लड़कियां जब 13-14 साल की हो जाती थीं तो छोटे बच्चों की देखभाल और बड़े लोगों के छोटे मोटे कार्य करती थीं, लेकिन एक बार जब वे 13-14 साल की हो जाती थीं तो वे अधिक स्वतंत्र होती थीं। लगभग 14 वर्ष की उम्र के बाद वे भी मछली पकड़ने जाती थीं, बागानों में काम करती थीं और डालियां बुनना सीखती थीं। खाना पकाने का काम अलग से बनाए गए रसोई घरों में ही होता था, जहां लड़कों को ही अधिकांश काम करना पड़ता था और लड़कियां उनकी मदद करती थी। तो यहाँ पर देखिए जो सामोआ का स्थिति है, सामोआ द्वीप की 1920 के दशक में वो स्थिति जो है कैसे अलग थी। और इसी प्रकार 1960 के दशक में मध्य प्रदेश में पुरुष के रूप में बड़े होने का एक अध्ययन यहाँ पर दिया गया है। 1960 में मध्य प्रदेश के एक छोटे शहर में रहने वाले स्कूल जाने के वर्णन से लिया गया है कि कक्षा 6 में आने के बाद लड़के और लड़कियाँ अलग अलग स्कूल में जाते थे। लड़कियों के स्कूल लड़कों के स्कूल से बिल्कुल अलग होते थे और उन्हें स्कूल के बीच में एक आंगन होता था जहां वे बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग रहकर स्कूल की सुरक्षा में खेलती थीं। लड़कों के स्कूल में ऐसा कोई आंगन नहीं था, बल्कि उनका खेल मैदान बस एक बड़ा सा खुला मैदान था जो स्कूल से लगा हुआ होता था। हर शाम स्कूल के बाद लड़के सैकड़ों लड़कियों की भीड़ को सकरी गलियों से जाते हुए देखते थे।
सड़कों पर जाती हुई ये लड़कियां बड़ी गंभीर दिखती थीं और यह बात लड़कों से अलग थी जो सड़कों को अनेक कामों के लिए उपयोग करते थे। यूं ही खड़े खड़े खाली समय बिताने के लिए, दौड़ने और खेलने के लिए और साइकिल चलाने के करतबों को आजमाने के लिए। तो लड़कियां जो हैं जिस रास्ते से गुजरती थीं उनसे बड़े शांत ढंग से चलती थीं, बड़ी गंभीर मुद्रा में, लेकिन लड़के इसके विपरीत चलते थे। लड़कियों के लिए गली सीधे घर पर पहुंचने का एक माध्यम होती थी और लड़कियां हमेशा समूहों में जाती थीं। शायद उनके मन में ये डर रखता था कि कोई उन्हें छेड़ न दे या उन पर हमला न कर दे। तो देखिए, ऊपर के 2 उदाहरण जब आप पढ़ लेते हैं तो उसके बाद आपको ये लग जाता है कि बड़े होने के कई तरीके हैं। हम अक्सर ये सोचते हैं कि बच्चे एक ही तरीके से बड़े होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमें अपने अनुभव से ही सबसे ज़्यादा परिचित होते हैं। यदि हम अपने परिवार के बुजुर्गों से बात करें तो पाएंगे कि उनका बचपन शायद हमारे बचपन से अलग था। तो केवल लड़के और लड़कियों के रूप में बड़े होने के लिए नहीं, बल्कि आप जब कुछ समय पहले और आज के समय में तुलना करते हैं तब भी ये स्थिति काफ़ी अलग थी। दोस्तों, हम ये भी अनुभव करते हैं कि जो समाज है लड़के और लड़कियों में स्पष्ट अंतर करता है और ये चीज़ हर जगह लागू होती है कि कोई भी समाज लड़के और लड़कियों में स्पष्ट अंतर करता है और ये अंतर बहुत कम आयु से ही शुरू हो जाता है। जैसे लड़कों के खेलने के लिए खिलौने दिए जाते हैं, लड़कों को खेलने के लिए कार दी जाती है, लड़कियों को गुड़िया दी जाती हैं। दोनों ही खिलौने खेलने में बड़े आनंददायक हो सकते हैं, फिर भी लड़कियों की गुड़िया और लड़कों को कारें ही क्यों दी जाती हैं? ये एक प्रश्न, इस पर प्रश्न चिन्ह उठा सकते हैं और ये सोचने का विषय है कि लड़कों को खेलने के लिए अलग चीज़ें दी जाती हैं और लड़कियों को खेलने के लिए गुड़िया दी जाती हैं। दोस्तों, खिलौने बच्चों को ये बताने का माध्यम बन जाते हैं कि जब वे बड़े होकर स्त्री और पुरुष बनेंगे तो उनका भविष्य अलग अलग होगा। अगर हम विचार करें तो यह अंतर प्रायः प्रतिदिन की छोटी छोटी बातों में बनाकर रखा जाता है। लड़कियों को कैसे कपड़े पहनने चाहिए, उन्हें कैसे रहना चाहिए, लड़के पार्क में कौन से खेल खेलें, लड़कियों को धीमी आवाज़ में बात करनी चाहिए और लड़कों को रौब से बात करनी चाहिए। ये सब बच्चों को यह बताने के तरीके हैं कि जब वे बड़ी होकर स्त्री और पुरुष बनेंगे तो उनकी विशिष्ट भूमिकाएं होंगी और बाद के जीवन में इसका प्रभाव हमारे अध्ययन के विषय और व्यवसाय के चुनाव पर भी पड़ता है। तो आप ये समझ गए हैं कि जो बड़े होने का तरीका है लड़के और लड़कियों के रूप में, जो बड़ा होना, ये बहुत ही प्रारंभिक चरण से शुरू हो जाता है कि लड़कों को किस हिसाब से पाला पोसा जाता है, उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है और लड़कियों के साथ अलग ढंग से व्यवहार किया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर एक रेखा चित्र के माध्यम से ये दिखाया गया है कि किस प्रकार से ऐसे घरों में ये एक सामान्य धारणा बन गई है कि जो घरेलू महिलाएं होती हैं या घर का काम काज करने वाली गृहिणियां होती हैं वो कोई काम नहीं करती हैं। सामान्य रूप से ये धारणा बन गई है कि कुछ महिलाएं कामकाजी होती हैं जो ऑफिसों में काम करती हैं और 10 बजे सुबह जाती हैं, 5 बजे शाम को आती हैं, पुरुषों की तरह। लेकिन अनेक घरों में जिस घरों में महिलाएं घर का काम काज देखती हैं, बच्चों की परवरिश करती हैं, पति के लिए खाना बनाती हैं, बच्चों के लिए स्कूल जाने के समय उनके लिए नाश्ता बनाती हैं, उनके कपड़े साफ करती हैं और अपने पति को ऑफिस जाने के लिए तैयार करती हैं, तो उनके बारे में ये कहा जाता है कि मेरी माँ कोई काम नहीं करती है। लेकिन यहाँ पर एक परिवार के माध्यम से ये दिखाया गया है कि एक दिन यदि माँ काम करना बंद कर दे तो किस तरह की परेशानियों का सामना परिवार को करना पड़ता है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण आप देख सकते हैं कि जब एक दिन पत्नी ने हड़ताल की तो पति के ऊपर काफ़ी समस्याएं आ गई उसको, और उसे समझ में आने लगा कि कोई भी काम सही से नहीं हो सकता है, घर का कोई भी काम व्यवस्थित नहीं वो करता है, बच्चे बिना नाश्ता किए स्कूल चले जाते हैं और घर का भी सारा काम अस्त व्यस्त हो जाता है। तो कुल मिलाकर हमें ये स्पष्ट कर लेना होगा कि जिनके बारे में या जिन घरेलू महिलाओं के लिए हम ये कहते हैं कि वो कोई काम नहीं करती, वो बहुत अधिक कार्य करती हैं। हालांकि यह काम हमें प्रत्यक्ष रूप में दिखाई नहीं देता, लेकिन उनका काम बहुत अधिक थकाऊ और उबन वाला होता है। दोस्तों, अधिकांश समाजों में जिनमें हमारा समाज भी शामिल है
पुरुषों और स्त्रियों की भूमिकाओं और उनके काम के महत्व को एक बराबर नहीं समझा जाता है, क्योंकि पुरुषों और स्त्रियों की हैसियत एक जैसी नहीं होती है और पुरुषों और स्त्रियों को द्वारा किए जाने वाले कामों में बहुत अधिक असमानता होती है। और ये असमानता आप बहुत अधिक स्पष्ट रूप से देख सकते हैं जब किसी कार्य के लिए महिला और पुरुष को एक समान वेतन नहीं दिया जाता है। उसी कार्य के लिए पुरुष को अधिक वेतन और महिलाओं को कम वेतन दिया जाता है। इसके अलावा जो हमारे घर के कामकाज होते हैं उसको उस कार्य का मूल्य नहीं नापा जाता है, लेकिन यदि वही काम हम किसी मजदूर से या किसी आदमी से या लेबर से करवाते हैं तो हमें दैनिक मजदूरी देनी पड़ती है। यदि हम विचार करें तब हमें समझ में आएगा कि जो घरेलू महिला या गृहिणी होती है वो कितना काम करती है, यानी उसके काम का जो पारिश्रमिक है वो बहुत अधिक होता है। दोस्तों, हरमीत के परिवार को नहीं लगता था कि जसप्रीत घर का जो काम करती थी वह वास्तव में काम था, यानी घरेलू महिला या गृहिणी या घर संभालने वाली महिला के काम को कोई भी काम नहीं समझता था। लेकिन उनके परिवार में इस भावना के होने कोई निराली बात नहीं थी, क्योंकि सारी दुनिया में घर के काम के मुख्य जिम्मेदारी स्त्रियों की होती है, जैसे बच्चों की देखभाल करना, परिवार का ध्यान रखना, विशेषकर बच्चों, बुजुर्गों और बीमारों का। फिर भी हमने देखा कि घर के अंदर किए जाने वाले कार्यों को महत्वपूर्ण नहीं समझा जाता और मान लिया जाता है कि वे तो स्त्रियों के स्वाभाविक कार्य हैं, इसलिए उनके लिए पैसा देने की कोई ज़रूरत नहीं है और समाज इन कार्यों को अधिक महत्व नहीं देता है। लेकिन घर पर जो लोग कार्य करते हैं उनका जीवन कैसा होता है, इसके बारे में आइए देखते हैं। दोस्तों, जो हमने ऊपर कहानी पढ़ी थी उसमें केवल हरमीत की माँ ही घर का काम नहीं करती, काफ़ी सारा काम मंगला करती थी जो उनके घरेलू काम में मदद के लिए लगाई गई थी। बहुत से घरों में और हम देखते हैं कि शहरों और नगरों में लोगों ने घरेलू काम के लिए किसी न किसी को लगा रखा है और ये बहुत काम करते हैं, जैसे झाड़ू लगाना, सफाई करना, कपड़े और बर्तन धोना, खाना पकाना, छोटे बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल करना। लेकिन घर का काम करने वाली अधिकांशतः स्त्रियां होती हैं और कभी कभी इन कामों को करने के लिए छोटे लड़के या लड़कियों को भी काम पर रख लिया जाता है। घरेलू काम का अधिक महत्व नहीं है, इसलिए इन्हें मजदूरी भी कम दी जाती है। घरेलू काम करने वालों का दिन सुबह 5 बजे से शुरू होकर देर रात 12 बजे तक भी चलता है। वे जी तोड़ मेहनत करने के बावजूद उन्हें नौकरी पर रखने वाले लोग सम्मानजनक व्यवहार नहीं करते हैं। और दिल्ली में घरेलू काम करने वाली एक स्त्री मेलानी ने अपने अनुभव के बारे में इस तरह से बताया था कि मेरी पहली नौकरी एक अमीर परिवार में लगी थी जो 3 मंजिले भवन में रहता था। मेम साहब अजीब महिला थीं जो हर काम करवाने के लिए चिल्लाती रहती थीं। मेरा काम रसोई का था, दूसरी 2 लड़कियां सफाई के लिए काम करती थीं। हमारा दिन सुबह 5 बजे शुरू होता। नाश्ते में हमें 1 प्याला चाय और 2 रूखी रोटियां मिलती थीं। हमें तीसरी रोटी कभी नहीं मिली। शाम के समय जब मैं खाना पकाती थी तो दोनों लड़कियां मुझसे 1 और रोटी मांगती रहती थीं। मैं चुपके से उन्हें 1 रोटी दे देती थी और खुद भी 1 रोटी ले लेती थी। हमें दिन भर काम करने के बाद बड़ी भूख लगती थी और हम घर में चप्पल नहीं पहन सकते थे। ठंड के मौसम में हमारे पैर सूज जाते थे। मैं मेम साहब से डरती थी, परंतु मुझे गुस्सा भी आता था और मैं अपमानित भी महसूस करती थी कि क्या हम दिन भर काम नहीं करते थे, क्या हम कुछ सम्मानजनक व्यवहार के योग्य नहीं थे। लेकिन जो हमने पढ़ा दोस्तों कि वास्तव में देखा जाए तो जिसे हम घरेलू काम या घर का काम करते हैं इसमें से अनेक काम शामिल होते हैं, लेकिन इनमें से कुछ कामों में बहुत अधिक मेहनत की ज़रूरत पड़ती है और ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में औरतों और लड़कियों को दूर दूर से पानी लाना पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों और लड़कियों को जलाऊ लकड़ी के लिए भारी गट्ठर सिर पर ढोना पड़ता है, कपड़ा धोना पड़ता है, सफाई करनी पड़ती है, झाड़ू लगाना पड़ता है, वजन उठाना पड़ता है और इन सब कामों में बहुत अधिक परिश्रम की ज़रूरत पड़ती है। बहुत से काम जैसे खाना बनाने का काम लंबे समय तक गर्म चूल्हों के सामने खड़ा रहना पड़ता है। स्त्रियां जो काम करती हैं वो भारी और थकाने वाला शारीरिक काम होता है, जबकि हम आम तौर पर सोचते हैं कि भारी काम और शारीरिक काम केवल पुरुष ही करते हैं। लेकिन हमें ये मानसिकता बदलनी होगी, क्योंकि घरों में काम करने वाली जो महिलाएं हैं उनका भी काम बहुत अधिक थकाऊ और उबाऊ होता है। दोस्तों, घरेलू और देखभाल के कामों का एक अन्य पहलू है जिसे हम महत्व नहीं देते हैं, वह है इन कामों में लगने वाला लंबा समय। वास्तव में हम स्त्रियों द्वारा किए जाने वाले घर और बाहर के कामों को जोड़ें तो हमें पता
पता लगेगा कि कुल मिलाकर स्त्रियां पुरुषों से अधिक काम करती हैं और अधिक देर तक काम करती हैं और इसके हिसाब से उन्हें उचित पारिश्रमिक भी नहीं मिलता है। दोस्तों, महिलाओं के घरेलू और देखभाल के कामों को कम महत्व देना एक व्यक्ति या परिवार का मामला नहीं है। अधिकतर घरों और परिवारों में ऐसा माना जाता है और ये स्त्रियों और पुरुषों के बीच असमानता और गैर बराबरी की बड़ी सामाजिक व्यवस्था का भाग है। इसलिए इसके समाधान हेतु जो भी कार्य किए जाने हैं वे केवल व्यक्तिगत या पारिवारिक स्तर पर नहीं बल्कि सरकारी और शासकीय स्तर पर भी होने चाहिए। दोस्तों, समानता हमारे संविधान का महत्वपूर्ण सिद्धांत है और समानता को संविधान के द्वारा मूल अधिकार का दर्जा दिया गया है और ये समानता स्त्री पुरुष समानता के रूप में भी वर्णित किया गया है, क्योंकि स्त्री या पुरुष होने के आधार पर उनके बीच कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो लिंग भेद किया जाता है। सरकार इसके कारणों को समझने के लिए और इस स्थिति का सकारात्मक निदान ढूंढने के लिए वचनबद्ध है। जैसे कि सरकार जानती है कि बच्चों की देखभाल और घर के काम का बोझ महिलाओं और लड़कियों पर पड़ता है। स्वाभाविक रूप से इसका असर लड़कियों के स्कूल जाने पर भी पड़ता है। इससे ये निश्चित होता है कि महिलाएं घर के काम कर सकेंगी और यदि करेंगी तो किस प्रकार का काम या कार्यक्षेत्र चुनेंगी। दोस्तों, जो महिलाओं के साथ गैर बराबरी का व्यवहार किया जाता है ये असंवैधानिक है और हमारे संविधान में दिए गए मूल अधिकारों के भी खिलाफ है। लेकिन महिलाएं घर के बाहर के काम कर सकने में सक्षम हैं और किस प्रकार का कार्यक्षेत्र चुनेंगी ये उनके कार्यक्षेत्र पर या उनके शिक्षा के स्तर पर भी निर्भर करता है। पूरे देश के कई गांवों में शासन ने आंगनबाड़ी और बालवाड़ियां खोली हैं और शासन ने एक कानून बनाया है जिसके तहत यदि किसी संस्था में महिला कर्मचारियों की संख्या 30 से अधिक है तो वो उसे वैधानिक रूप से बालवाड़ी की सुविधा देनी होगी। बालवाड़ी की व्यवस्था होने से बहुत सी महिलाओं को घर के बाहर जाकर काम करने में सुविधा होती। इससे बहुत सी लड़कियों का स्कूल जाना भी संभव हो सकता है। दोस्तों, बहुत सी स्त्रियां ऐसी होती हैं जहां पर घर के अंदर और बाहर दोनों कार्य करना पड़ता है और इस प्रकार से महिलाओं को काम का दोहरा बोझ झेलना पड़ता है। लेकिन हमारे समाजों की संरचना ऐसी है कि उनके काम को कोई महत्व नहीं दिया जाता है और यह स्थिति बहुत ही चिंताजनक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ एक पोस्टर है और इसमें दिखाया गया है कि एक स्त्री के जिम्मेदारी पे कौन कौन से कार्य होते हैं। घर का काम, सफाई दफाई का कार्य, ब्रश पेंटिंग का कार्य, इसके अलावा देखिए झाड़ू पोछा का कार्य भी महिलाओं के जिम्मेदारी में दिया गया है। तो ये था आज का वीडियो दोस्तों। अब आइए देखते हैं इस अध्याय के अंतर्गत आपने जो महत्वपूर्ण शब्द पढ़े हैं उन शब्दावलियों का अर्थ क्या है। तो एक शब्द आया था दोस्तों अस्मिता। अस्मिता एक प्रकार से स्वयं के होने यानी अपने अस्तित्व के प्रति जागरूक होने का भाव है और एक व्यक्ति की कोई अस्मिता हो सकती है। जैसे एक व्यक्ति को एक लड़की, बहन और संगीतकार की तरह अस्मिता जा सकता है। दोहरा बोझ क्या है? तो शाब्दिक रूप में इसका अर्थ है दोगुना वजन, लेकिन सामान्यतः इस शब्द का महिलाओं के काम की स्थितियों को समझने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह इस तथ्य को स्वीकार करता है कि महिलाएं आमतौर पर घर के भीतर और घर के बाहर दोहरा कार्यभार संभालती हैं। देखभाल क्या है? तो देखभाल के अंतर्गत अनेक काम आते हैं, जैसे घर संभालना, लोगों का ख्याल रखना, पोषण करना इत्यादि। शारीरिक कार्यों के अतिरिक्त इसमें गहन भावनात्मक पहलू भी शामिल होता है। अवमूल्यित, तो जब कोई अपने काम के लिए अपेक्षित मान्यता या स्वीकृति नहीं पाता है तब वह स्वयं को अवमूल्यित महसूस करता है, यानी उसका महत्व कम करके आंका जाता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई लड़का अपने मित्र के लिए घंटों सोच विचार कर बहुत खोज कर एक उपहार बनाता है और उसका मित्र उसे देखकर कुछ भी न कहे तो ऐसे में पहला लड़का अपने आप को अवमूल्यित महसूस करता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। NCERT नागरिक शास्त्र, सामाजिक और राजनीतिक जीवन भाग 2 का चौथा अध्याय, लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। तो दोस्तों, ये गैर असमानता जो है ये तभी मिट सकती है जब हमारे परिवार में हमारे माता पिता ये महसूस करें कि लड़के और लड़कियों में कोई अंतर नहीं है और दोनों को समान रूप से अपने व्यक्तित्व का विकास करने का अधिकार है। और ये स्थिति काफ़ी हद तक आज
पनप भी रही है, लोग जागरूक हो रहे हैं और लड़कियों को भी उच्च शिक्षा के अवसर मिल रहे हैं और उनको अपने व्यक्तित्व विकास के अवसर भी मिल रहे हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।